Okay, ji. So today we are doing May June 2025 paper 6 variant 2 IGCSE chemistry. ये this it's a 1 hour exam. ATP alternative to practical वाला exam है इंशाल्लाह. ये एक पेपर करें इंशाल्लाह and then उसके बाद we'll do one more and then you'll be able to solve papers on your own इंशाल्लाह. ठीक है, कोई ऐसी टेंशन नहीं लेनी. just be with me, be with the flow, सब समझ आएगा. ओके, फिर साथ साथ मैं छोटे छोटे नोट्स बनाऊंगा. तो इंशाल्लाह just make sure कि आप सब चीज़ों को लिखें. They're saying when heated magnesium reacts with steam to make magnesium oxide and hydrogen gas. Okay, मतलब जब आप हीट करेंगे तो बेसिकली मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा with steam, मतलब with water to form magnesium oxide plus hydrogen gas. This is the equation. Yeah, and they're saying figure 1.1 shows the apparatus a teacher used to react clean magnesium ribbon with steam and collect the hydrogen gas produced. All right. They're saying name the item of apparatus labeled A. ये जो A है बेटा ये क्या है basically? A is this one, sorry. This A is gas syringe. Then they are saying state how the magnesium ribbon should be cleaned before use. हम बेसिकली उसको मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किस तरह करें. अब ना बच्चे अक्सर ना यहाँ एक छोटी सी बात होती है. देखो ये सारी एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है ना, ये पेपर्स करके और अच्छी होगी. अब बच्चे ये सोचते हैं कि सर मैग्नीशियम है, राइट, मैग्नीशियम रिबन है तो इसको पानी से धो के क्लीन कर देते हैं. नो नो नो, दिस इज रॉन्ग. बिकॉज अगर आपने मैग्नीशियम रिबन को पानी के अंदर डिप करके या पानी से वॉश करके उसको क्लीन करने की कोशिश की ना, तो वो मैग्नीशियम बेसिकली क्या करेगा बेटा, उस वाटर से रिएक्ट कर जाएगा. बिकॉज ऑफकोर्स मैग्नीशियम जो है ना वो पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है. बिकॉज ऑफकोर्स ये आपके पास एक रिएक्टिव मेटल है. तो हम क्या करेंगे कि हम या तो ना मैग्नीशियम को लाइक क्लीन सैंड से रब करेंगे, या तो हम ना एक एब्रेसिव पेपर कहलाता है, लाइक इट्स नॉट अ नॉर्मल पेपर. मैं एब्रेसिव पेपर एंड में ना लाइक आई शो यू फ्रॉम द गूगल उसकी फोटो भी. तो हम उस एब्रेसिव पेपर से इसको क्लीन करेंगे, या तो आप इसको ना क्लीन सैंड से जो है ना क्लीन कर सकते हो. लाइक जैसे कि तयम्मुम वाली जो सैंड होती है ना, लाइक जो कहते हैं ना तयम्मुम, अब मुझे नहीं पता लेकिन जैसे कि किसी के अगर दादा दादी या नाना नानी तयम्मुम करते हो, जैसे मेरी नानी किया करती थी, तो वो बहुत लाइक एक बहुत ज्यादा क्लीन किस्म की सैंड होती थी, तो उससे लाइक आप उसको क्लीन कर सकते हैं. सो यू कैन से कि इसको आप ना वी कैन क्लीन इट विद एब्रेसिव पेपर और सैंड. ठीक है बेटा, लाइक उस सैंड से भी जो है ना आप उसको सैंड के ऊपर उसको रखो, मैग्नीशियम रिबन को रखो, एंड यू कैन जस्ट अपनी फिंगर से उस सैंड के थ्रू उसके ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं, कुछ भी अगर डर्ट वगैरह है तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं. तो एक छोटा सा पार्ट है, इसको देख लीजिएगा. लाइक एक कोर एक्सपेरिमेंटल नॉलेज वाला पार्ट है. ऑलराइट. देन दे आर सेइंग स्टेट द पर्पस ऑफ द मिनरल वूल. आपके पास यहाँ मिनरल वूल जो है वो कहाँ है, ये रहा. मिनरल वाटर विद मिनरल वूल. आपने बेसिकली मिनरल वूल को यहाँ आरडी क्यों करा है, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये जो पूरा सेटअप था ना बेटे, यहाँ पे आपने ना बेसिकली यहाँ पे आपने रिबन लिया है, या आपने बेसिकली कॉक लेके इसको फिट किया हुआ है. यहाँ आपने ना पानी को ऐसे पुट नहीं करा. आपने पानी को बेसिकली जो ना क्या करा, आपने एक वूल ली. वूल मतलब जो रुई टाइप नहीं होती, आपने रुई को पानी के अंदर डिप करके यहाँ पे रखा है. जैसे वाटर विद मिनरल वूल, राइट. तो सवाल ये है कि सर आपने वाटर विद मिनरल वूल क्यों लिया, आपने डायरेक्ट वाटर बेसिकली पानी को यहाँ पे आप वाटर को यहीं पे ऐड कर देते हैं. तो अगेन सीन ऐसा है कि हमने बेसिकली इस वूल का इस्तेमाल इसलिए करा है ताकि हमारे पास ना जो वाटर है वो बेसिकली अलोंग द ट्यूब जो है ना नीचे ना ड्रेन हो जाए. अगर आप डायरेक्ट वाटर को ऐड कर देंगे ना, तो बेसिकली क्या होगा, ये जो वाटर है ना वो बेसिकली अलोंग द जो है ना चेन जो है ना नीचे ड्रेन ऑफ हो जाएगा. सो वी कांट जस्ट डू दैट. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिनरल वूल को ऐड करना पड़ेगा. लाइक मैं रुई लूंगा, रुई को पानी के अंदर एब्जॉर्ब मतलब डिजोल्व करूंगा, मतलब डिजोल्व कह रहा हूँ मतलब पानी है. वाई ऐड वाटर, बिकॉज बेटा वी वांट टू डू दिस रिएक्शन. वी वांट टू डू दिस रिएक्शन मैग्नीशियम विद स्टीम. मुझे बेसिकली मैग्नीशियम और स्टीम का रिएक्शन करना है टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. मेरा रिएक्शन करने का मकसद ये है कि मुझे ना ये रिएक्शन करना है बेसिकली. एंड फॉर दैट ऑफ कोर्स आई नीड मैग्नीशियम. उसके लिए देखो मैंने मैग्नीशियम रिबन यहाँ रख दिया. बट फॉर वाटर आई हैव वन ऑप्शन कि मैं वाटर को यहाँ पुट कर दूं. बट आप मुझे खुद बताया टीम, हम पानी को यहाँ रखेंगे तो पानी यहाँ से ड्रेन ऑफ नहीं हो जाएगा. तो अगर हम इस वूल का इस्तेमाल करेंगे ना, तो फिर पता है क्या होगा, लाइक वो वूल के अंदर पानी के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हुए होंगे, तो वो आसानी आराम से मैग्नीशियम से रिएक्ट कर जाएगा, और आपके पास जो पानी है वो ड्रेन ऑफ भी नहीं होगा. सो इसका बेसिक आंसर क्या होगा कि वी विल यूज ये जो स्टार मैं जिन पे बना रहा हूँ ना, ये सारे वो हैं जो आपको बेसिकली कोर एक्सपेरिमेंटल नॉलेज वाले जो है ना जो क्वेश्चंस मिलेंगे. तो अच्छा इनको स्टार आप लोग भी बनाएगा, ताकि जब हम पेपर से एक दिन पहले बैठेंगे ना, और जब हम सारे पेपर्स को ओवरव्यू करेंगे, मतलब हम नहीं आप बच्चे सारे, तो खास तौर पे आप लोग को ना प्रॉपर्ली इन क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, ताकि इस तरह के जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज वाले क्वेश्चंस है वो आप लोग गलत ना करें. नेवर माइंड, आप ये बोलेंगे कि वी विल यूज वूल सो दैट
it can absorb water, and so it won't run along the tube, ताकि बेटा वो ट्यूब के साथ साथ आगे ना चले जाए। ठीक है, ट्यूब के साथ साथ आगे ना चले जाए। अच्छा, दूसरी एक छोटी सी बात, ये मैंने ना जब मैं पेपर, जब मैं ईटीबी का, जब मैं नॉर्मल स्ट्रक्चरल क्वेश्चन वाला पेपर भी कराया था ना, मैंने तब भी ये बात बताई थी। आप लोग को अगर ऐसा लगता है ना बेटा कि एग्जामिनर के जो आंसर्स हैं और जो आपके आंसर्स हैं उसके अंदर वोकैबुलरी इंग्लिश हर चीज सेम होगी, तो बेटा आपको गलत लगता है। ऐसा नहीं है बेटा, एग्जामिनर का आंसर एग्जामिनर ने लिखा है, वो एक डिफरेंट पर्सन है, उसकी इंग्लिश डिफरेंट है, उसने वोकैबुलरी डिफरेंट, जो मार्किंग स्कीम की वोकैबुलरी ने वो अगर आपके आंसर की वोकैबुलरी और मार्किंग स्कीम की वोकैबुलरी डिफरेंट होगी ना, तो ऐसा नहीं कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, प्रोवाइडेड आपने कीवर्ड्स लिखे हुए होंगे तो आपको मार्क्स फॉर श्योर मिलेंगे। मतलब आपको डिट्टो कॉपी, लाइक ऐसा नहीं है कि आपको बस मार्किंग स्कीम के वर्ड ही हैं तो हैं, वरना फिर जिंदगी खराब, ऐसा कोई सीन नहीं है। ऑलराइट, तो ये वूल वाला सवाल भी बहुत अच्छा है, इसको भी देख लीजिएगा। Then they're saying draw two arrows on figure 1.1 to show the two places where the apparatus should be heated। हम कौन सी दो प्लेसेस के ऊपर ना apparatus को हीट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं। आपको बेसिकली ना यहाँ पे मुझे बताएं, यू वांट टू रिएक्ट मैग्नीशियम विद स्टीम, राइट इजंट इट? बट यहाँ तो आपके पास वाटर है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हीट करोगे। यू विल हीट फ्रॉम एट दिस पॉइंट। जब आप यहाँ हीट करोगे ना, तो दिस वाटर विल कन्वर्ट इनटू स्टीम, और फिर स्टीम में आके रिएक्ट कर जाएगा। बट स्टीम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट वैसे भी कर जाएगा, बट ऑफ कोर्स वी वांट कि ये रिएक्शन जल्दी से हो जाए, सो आई एम आल्सो गोना ऐड हीट ओवर हियर। मैं यहाँ पे भी हीट करूंगा। ऑलराइट, मैं यहाँ पे भी हीट करूंगा। ठीक है, इन दो प्लेस पे मैं हीट करूंगा ताकि मेरा रिएक्शन जल्दी से हो जाए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। Now they're saying during the reaction, a colorless liquid collects at the point marked X on figure 1.1, such as the identity of X। आपके पास एक कलरलेस लिक्विड यहाँ पे जो है ना जमा हो रहा है आपके पास, एंड ये जो कलरलेस लिक्विड है, व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? अब देखो यहाँ पे ना बेसिकली मैग्नीशियम का रिएक्शन हो रहा है विद वाटर, ये फॉर्म है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड जो है ना हाइड्रोजन। मेरे पास जो ये कलरलेस लिक्विड एट पॉइंट एक्स जो जमा हो रहा होगा ना, it is gonna be water for sure। the reason is that because मैग्नीशियम ऑक्साइड तो नहीं होता बिल्कुल भी, यू नो, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बिल्कुल भी नहीं होता, एंड देयर सेइंग कलरलेस लिक्विड। अगर आप ना मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें, जी बेटा आप क्या कह रहे हैं? विच पार्ट ब्रो? कौन सा वाला, दिस वन, मिनरल वूल वाला? अच्छा नहीं, इसी का बोल रहे, ओके जी जी, बता रहा हूँ। बेसिकली ना एक हमारे पास जो है ना, लाइक मैं आपको बताता हूँ, देखे देखे, दोबारा देखते हैं इसको। दे आर सेइंग ड्यूरिंग द रिएक्शन अ कलरलेस लिक्विड कलेक्ट्स एट पॉइंट मार्क्ड एक्स ऑन फिगर 1.1, सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट लिक्विड एट एक्स। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, हमें ना लिक्विड की बात करें वो, राइट? अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन हुआ था ना, यू हैड मैग्नीशियम, यू आर रिएक्टिंग इट विद वाटर, आपके पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बेटा सॉलिड होता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना, ये इसका बेसिकली यू विल हैव अ वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट पीपीटी। बेसिकली ये तो सॉलिड फॉर्म में होगा, तो ये कलरलेस लिक्विड नहीं होगा। जो कलरलेस लिक्विड होगा ना बेटा यहाँ पे, दैट इज गोना बी वाटर, बिकॉज ऑफ कोर्स जब आप इसको हीट करेंगे तो आपके पास ये जो वाटर है ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ मैग्नीशियम से रिएक्ट कर जाएगा। बट जो बचा हुआ वाटर होगा ना, बट जो लेफ्ट ओवर स्टीम होगा, वो बेसिकली कंडेंस होकर वाटर बन के यहाँ पे जो है ना ड्रेन हो जाएगा, लाइक यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा। तो कलरलेस लिक्विड एट पॉइंट एक्स इज गोना बी वाटर इटसेल्फ। कलरलेस लिक्विड एट पॉइंट एक्स इज गोना बी वाटर। ठीक है, बस वाटर हो जाएगा, बिकॉज अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो बेटा वो तो व्हाइट प्रेसिपिटेट है, तो वो तो कभी भी इस तरह फॉर्म नहीं होगा। ऑलराइट, देन दे आर सेइंग द गैस कलेक्टेड इन ए इज नॉट प्योर हाइड्रोजन, सजेस्ट व्हाई द गैस इज नॉट प्योर हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए मेरी बात सुने, आपके पास जो यहाँ गैस कलेक्ट होगी बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे आ रही है। अब आप मुझे बताएं, क्या इस गैस सिलेंडर के अंदर, या चलो अगर आप कह लो कि देखें सर ये गैस सिलेंडर तो ना अभी यहाँ तक है, ऑफ कोर्स ये पिस्टन पीछे की तरफ जाएगा तो मेरे पास गैस कलेक्ट होगी, बट मुझे बताएं इस पूरे रीजन में क्या वैक्यूम है या ऑलरेडी एयर है? ऑफ कोर्स इस पूरे रीजन में ऑलरेडी एयर है हमारे पास, इजंट इट? यस और नो? राइट, यस और नो? तो अब जब मैग्नीशियम का इसके साथ रिएक्शन होगा ना विद स्टीम इनटू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो आपके पास हाइड्रोजन गैस भी आगे जाएगी एंड एयर के पार्टिकल्स भी आगे जाएंगे, तो आपके पास प्योर हाइड्रोजन गैस जो है ना कलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, प्योर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट नहीं होगी। आप पूछ रही हैं बेटा वाई ऐड वाटर,
like I'm not adding water. They're saying suggest the identity of the liquid X. वो आपसे कह रहे हैं कि throughout this experiment you'll have a liquid which will be collected at the point marked X. जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा ना बेटा, तो पॉइंट एक्स पे ना आपके पास एक लिक्विड जमा हो रहा होगा. आई एम नॉट सेइंग हतीम कि मैं पानी ऐड कर रहा हूँ. मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो एक्सपेरिमेंट के दौरान यहाँ पे जो लिक्विड जमा होगा ना, वो पानी वुड बी वाटर. दैट लिक्विड वुड बी वाटर. हम खुद से ऐड नहीं कर रहे, ये ऑटोमेटिक बन रहा है. पता है क्यों? बिकॉज ये वूल के अंदर आपने वाटर को डिजोल्व किया हुआ था, राइट? जब इसको हीट करेंगे तो ये स्टीम में कन्वर्ट होगा. स्टीम बेसिकली मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा, बट जो स्टीम के पार्टिकल्स बच जाएंगे ना, वो कंडेंस होकर दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर वो यहाँ जमा होना शुरू हो जाएंगे. तो यहाँ पे हमें बेटा बेसिकली वाटर मिलेगा. गॉट इट? यस और नो? गॉट इट? गॉट इट? बात समझ आ रही है? ग्रेट. यस सर. सर एक और चीज बता दें कि अगर हाँ हमने जी, हाँ जैसे जी. एक नटशेल में देखना हो कि अगर हमने एटीपी के लिए टोटल हमारे पास एपेरेटस कितने हैं जिसको हमने प्री मतलब वी शुड. या हाँ जी, हाँ जी, प्लीज प्लीज प्लीज. अच्छा, एज फार एज सर apparatus, जी. या एज फार एज apparatus आर कंसर्न, कि हमारे पास कितने apparatus हमें पता होने चाहिए या क्या हमें नेसेसरी चीजें पता होनी चाहिए, जी. वो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह. डोंट वरी, 2-3 पेपर्स करने सब ओके. बताऊंगा. ओके? ठीक है. ठीक. 2 दिन पेपर्स करने सब बताऊंगा. टाइटेशन के apparatus हमें वैसे भी पता है, बट ये कि बाकी जो चीजें हमें पता होनी चाहिए, आई टेल इंशाल्लाह. अब बाकी देखें, जैसे मैंने बताया कि आपके पास जो गैस ए जो होगी वो बेसिकली इट्स नॉट प्योर हाइड्रोजन. तो उसका रीजन ये होगा, मैंने जैसे आपको बताया कि आपके पास अलोंग द ट्यूब वगैरह ना, लाइक आपके पास थ्रू आउट द टाइम यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स भी होंगे. तो वो एयर के पार्टिकल्स इसके साथ मिक्सअप हो जाएंगे. तो हम ये बोलेंगे कि देखें, द apparatus will have air as well. So in gas syringe, in gas syringe, we will have a mixture of air and hydrogen. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. जल्दी से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर. आई होप ये सबको क्लियर होगा. देर सेइंग प्लीज बी विद मी. अगर आप जोन आउट हो जाएंगे, सही से सुनेंगे नहीं, तो फिर आप लोग को मसला होगा. देर सेइंग a student investigate the temperature change when anhydrous liquid lithium chloride, sorry, anhydrous lithium chloride dissolves in water. बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, वो आपसे ये कह रहे हैं ये पानी होगा हमारे पास, राइट? हम इस पानी के अंदर ना लिथियम क्लोराइड को डिसॉल्व करेंगे. ठीक है? और हम देखेंगे कि हमारे पास क्या टेम्परेचर चेंज आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, क्या हो रहा है. ठीक है? हमें ये काम करना है. ऑलराइट? दिस थिंग, द स्टूडेंट डज 5 एक्सपेरिमेंट्स. पहले एक्सपेरिमेंट में वो क्या कह रहे हैं, यूज अ 50 cm क्यूब मेजरिंग सिलेंडर टू पोर 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डिस्टिल वाटर इनटू अ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बीकर. मतलब कि आपने बेसिकली क्या करा, मैं अगर इसके साथ ड्राइंग बनाऊं, मैंने एक 50 सेंटीमीटर क्यूब का जो है ना मेजरिंग सिलेंडर लिया था. दिस वाज माय मेजरिंग सिलेंडर. ओके? मैंने इसमें 40 cm क्यूब ऑफ वाटर को ऐड करा. ऑल राइट? और फिर मैंने क्या करा, इस वाटर को बेसिकली प्लेस कर दिया इनटू अ बीकर. ये जो बीकर था, इस बीकर की कैपेसिटी बेसिकली 100 cm क्यूब की थी, बट मैंने इस पानी को इसके अंदर ऐड कर दिया है. देन दे आर सेइंग यूज अ थर्मोमीटर टू मेजर द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द वाटर. फिर मैंने थर्मोमीटर की मदद से बेटा क्या करा है, मैंने इनिशियल टेम्परेचर को मेजर करा. ओके? थर्मोमीटर से. देन दे आर सेइंग add 2 grams of the sample of anhydrous lithium chloride. By the way, anhydrous का सबको मतलब पता है, इसका मतलब क्या होता है, dehydrated, like no water. फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे I'm just adding 2 grams of lithium chloride, LiCl. And then they're saying कि आपने क्या करा, देखो यहाँ पे आओ, just add 2 grams of the sample of anhydrous lithium chloride to the water in the beaker and then continuously stir the mixture in the beaker using the thermometer. फिर मैं क्या करूंगा, थर्मोमीटर से जो है ना की मदद से बेसिकली उसको स्टर करता रहूंगा. मेजर द हाईएस्ट टेम्परेचर रीच बाय द मिक्सचर इन द बीकर, एम्प्टी द बीकर एंड रिंस द बीकर विद डिस्टिल वाटर. आपने क्या करना है, बेसिकली उसको मिक्सअप करना है और फिर आपने ना हाईएस्ट टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना है. एंड देन वंस आपने हाईएस्ट टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर लिया, फिर अल्लाह अल्लाह कैसे आपने उसको ड्रेन करके और उस जो बीकर को ना उसको वाटर से ना वॉश कर लेना है. कॉरेक्ट? सबको बात समझ आ रही है? सर नो? ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप सबका समझ आ रहा है? यस और नो? Okay. Now they are saying experiment 2. Repeat experiment 1 using 30 centimeter cube of distilled water instead of 40 centimeter cube. पहले मैंने 40 centimeter cube से किया था, अब मैं क्या करूंगा, 30 centimeter cube of distilled water से करूंगा. Experiment 3 में हमने सेम काम करना है, but now by using 25 cm cube of distilled water. And then
एक्सपेरिमेंट 4 में 20 सेम क्यूब, एक्सपेरिमेंट 5 में 15 सेम क्यूब। अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम चेंजिंग, मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर को। तो बेटा ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना, दिस इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको मैं चेंज करता हूँ, जिसको हम चेंज करेंगे। द वन विच इज चेंज बाय अस ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, राइट। एक्सपेरिमेंट के दौरान जो जो वेरिएबल मैं चेंज कर रहा हूँ ना बेटा, वो आपके पास क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप यहाँ देखें तो मैंने यहाँ पे जो है ना, इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आई एम स्टिल एडिंग 2 ग्राम्स ऑफ एनहाइड्रस लिथियम क्लोराइड, मैं अभी भी बेटा 2 ग्राम्स ऑफ लिथियम क्लोराइड को ऐड कर रहा हूँ। तो LiCl, दिस इज माई कांस्टेंट, मतलब दिस इज माय कांस्टेंट वेरिएबल, राइट। मतलब कि मास ऑफ लिथियम क्लोराइड कांस्टेंट है, बट आई एम डूइंग व्हाट, कि मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट चेंजिंग द वॉल्यूम। मैं वॉल्यूम को पहले 30, पहले 40 था, फिर 30 लिया, फिर 25, फिर 20, फिर 15। तो अब हम इस तरीके से इसका रिलेशन देखेंगे क्या हो रहा है। गॉट इट? सबको बात समझ आ रही है, सर? नो? ओके जी। Okay, never mind. They're saying use the information in the description of experiment and the thermometer अच्छा देखें, use the information in the description of the experiments and the thermometer diagrams to complete table 1.2.1। आपने बेसिकली टेबल 2.1 को जो है ना वो करना है, कंप्लीट करना है, राइट। तो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, ये सब चीज़ें हैं। टेबल को कंप्लीट करना बहुत आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। अल्लाह अल्लाह खैर से इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। दे आर सेइंग कि आपके पास यहाँ पे मास ऑफ एनहाइड्रस लिथियम क्लोराइड, मुझे बताएं क्या मैंने सारे एक्सपेरिमेंट्स के अंदर मास ऑफ एनहाइड्रस लिथियम क्लोराइड कांस्टेंट रखा था कि नहीं रखा था, यस और नो? यस। तो मैं सबको 2 ग्राम्स कर दूंगा। जिस डेसिमल प्लेस पे, जिस सिग्निफिकेंट फिगर पे डेटा गिवन होगा, उस पे उसको फिल करना है। 2 ग्राम्स, 2 ग्राम्स। ओके, देन दे आर सेइंग कि आपने बेसिकली इनिशियल टेम्परेचर आपके पास ये रहा, ये देखो, और आपके पास जो है ना थर्मोमीटर की रीडिंग उन्होंने दिखाई हुई है हाईएस्ट टेम्परेचर की। तो पहले हाईएस्ट टेम्परेचर को जरा रिकॉर्ड करते हैं, ओके। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो बेटा, दिस इज 25, दिस इज 26, 26, दिस इज 27। तो यहाँ पे 27 आ जाएगा, बट मैं इसको 27 नहीं लिखूंगा, आई एम गोना राइट 27.0, बिकॉज जिस तरह मेरे पास ये वाला टेम्परेचर गिवन है मैं इस तरह ही लिखूंगा। नीचे आए इस वाले टेबल पे, 25, 26, 27, 28, 29, 29.0, 29.0। नीचे आए, दिस इज 30, दिस इज 31। यू कैन सी कि ये लाइन बीच में आई, तो इट्स गोना बी 30.5, राइट। तो ये आपके पास 30.5 आ जाएगा। उससे नीचे आओ, 31, 32, 33, दिस इज गोना बी 32.5, राइट। तो 32.5 आ जाएगा। एंड उसके बाद अगर आप आए तो दिस इज 35, दिस इज 36, एंड दिस इज गोना बी 35.5। तो ये आपके पास क्या रहेगा, 35.5। अब आप मेरी बात समझे, इस पूरे प्रोसेस के अंदर ना, इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है कि दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, दिस इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात क्यों कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज बेटा ये वो वेरिएबल है जो कि ना मैं खुद चेंज कर रहा हूँ। आप देखें ना, पहले मैंने 40 सीम क्यूब से करा था, फिर मैंने 30 से करा, फिर मैंने 25 से करा, 20 से करा, फिर 15 से करा। ये सब मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब मैं इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ, तो मुझे बताएं क्या हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले 27 था, फिर 29, फिर 32, फिर 32, फिर 35.5, 30 था, फिर 32.5, फिर 35.5, राइट। यस और नो? जब मैं इस वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, तो मेरे पास हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड खुद ब खुद चेंज हो रहा है। तो दिस इज गोना बी माई डिपेंडेंट वेरिएबल। ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। क्या सब बच्चों को डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली बात समझ आ रही है? अनम्यूट योरसेल्फ से यस और नो? सर नहीं समझ आई। यस। देखो देखो, सर मुझे अपने भी नहीं। आपको भी नहीं आई, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। देखें मेरी बात सुने, देखे देखे, आप लोग ना ये बात याद रखें, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हम अपने साथ अभी जो है ना समझेंगे। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा जिसको हम चेंज करेंगे, द वन विच विल बी, विच वी विल बी चेंजिंग ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। मैं ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट बेटा जिस
वेरिएबल को चेंज करूंगा ना खुद से, लाइक एक ऐसा वेरिएबल जिसको मैं ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट खुद से चेंज करूंगा, ठीक है, द वन विच विल बी चेंजिंग ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, या द वन विच विल बी चेंज बाय अस, आई वुड से द वन विच विल बी, इसको थोड़ा बेहतर तरीके से सकते हैं, द वन विच विल बी changed by us during the experiment, जो हम चेंज करेंगे वो क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, राइट, यस और नो। चलिए बताएं मुझे, हमजा और रमेशा आप दोनों ने बोला था ना, आप दोनों को ये बात समझ आ रही है, यस और नो? Yes, sir. सर जी जी जी, डिपेंडेंट पे आ रहा हूँ, हतीम डिपेंडेंट पे आ रहा हूँ। जी हमजा बोले बोले। सर एक दफा जरा दोबारा एक्सप्लेन कर दे, समझ नहीं आई। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट में ना, पूरे एक्सपेरिमेंट में सीन क्या होता है, आप एक वेरिएबल को चेंज करते हो और उस वेरिएबल को चेंज करने का इफेक्ट देखते हो ऑन द अदर वेरिएबल, ठीक है। अब आप मुझे सिर्फ ये बताएं, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में पहले आपने एक्सपेरिमेंट करा था, राइट, विद 40 डेसीमीटर क्यूब, 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, राइट, यस और नो? ऐसा ही है, पहले आपने 40 सीएम क्यूब ऑफ वाटर के साथ जी एक्सपेरिमेंट सर। करा था, फिर आपने 30 से करा, फिर 25 से करा, फिर 20 से करा, फिर 15 से करा। तो क्या आप इस पूरे एक्सपेरिमेंट में वॉल्यूम ऑफ वाटर को चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यस और नो? आप खुद कर रहे हैं ना बेटा, एक्सपेरिमेंट के प्रोसीजर्स के थ्रू कर रहे हैं, इजंट इट? जी तो हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर को खुद से चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर को चेंज कर रहे हैं, राइट, हम खुद से चेंज कर रहे हैं ना, तो ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मुझे बताएं रमेशा, आपको बात समझ आ रही है, हमजा आपको समझ आ रही है, बाकी बच्चों को जी क्लियर है? सर जी। जी सर। आ गई सर। आ गई ना बात समझ के भाई? देखें सर, जो हम खुद चेंज करें ना वो कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है। अब बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है द वन विच विल बी अफेक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब रमेशा मेरी बात सुने, कैन यू हियर मी? अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज, जल्दी से बताएं, कैन यू हियर मी? आपको आवाज आ रही है? जी सर। जब आप यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिक्रीज कर रही थी क्या, यस और नो? जी। तो आपको यहाँ टेम्परेचर में क्या ट्रेंड नजर आ रहा है? कैन ऐसे हाईएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड है वो बढ़े जा रहा है? देखें, यस। 40 सीएम क्यूब में जब आपने 40 सीएम क्यूब वाटर डाला था तो हाईएस्ट टेम्परेचर वॉज 27, 30 सीएम क्यूब ऑफ वाटर में 29 था, 25 सीएम क्यूब ऑफ वाटर में 30.5 आ गया हाईएस्ट टेम्परेचर। जब आपने पानी और कम कर रही है तो हाईएस्ट टेम्परेचर और ज्यादा आ रहा है, पानी और कम करा तो हाईएस्ट टेम्परेचर और ज्यादा आ रहा है। तो कहने से ये जो हाईएस्ट टेम्परेचर जो है ना बेसिकली रिकॉर्डेड, ये आपका क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, जो कि मेरे वॉल्यूम को चेंज करने की वजह से बढ़ रहा है, राइट, यस और नो? यस सर। हमजा ये बात समझ आ रही है? जी सर। बाकी सबको समझ आ रही है, यस और नो? तो ये मेरा क्या कहला गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। जल्दी से थम्स अप करें बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, हतीम, अब्दुल्ला, नूर, रमेशा, प्लीज जल्दी से सब लोग। तो ये आपके पास क्या हो गया, हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड। इसमें हमारे पास कौन है, हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड, ठीक है बेटा। मतलब कि सर जब आप वॉल्यूम ऑफ वाटर को चेंज कर रहे हैं ना तो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, इजंट इट, यस और नो? डज दैट मेक सेंस? यस सर। ओके। अब हमें निकालना है टेम्परेचर चेंज। तो टेम्परेचर चेंज निकालना तो बहुत आसान है, इसको ऐसे करेंगे, मैं लिख रहा हूँ, मुझे ना वैल्यूज बताएंगे, 27.0 माइनस 22.5। देखो 27.0 हाईएस्ट टेम्परेचर था, 22.5 इनिशियल टेम्परेचर है। मैं सबका लिख रहा हूँ, मुझे आंसर बताएंगे जल्दी से। पहले मैं जरा सबको लिख दो, 29.0 माइनस 22.5, 30.0 माइनस 22.5, 32.5 माइनस 22.0 एंड 35.5 माइनस 22.0। शाबाश, पहले वाले का बताएं, कमान 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 जल्दी से बताएं। तो 4.5। 4.5 आएगा। सिर्फ हमजा के पास कैलकुलेटर है क्या, बाकी सबके पास नहीं है? नहीं दूसरे सर, वाले मेरे का? पास भी नहीं है। माशाल्लाह, 22.5। दूसरे वाले का आ जाएगा 6.5। नीचे वाले का आएगा 30.5 माइनस 22.5, 8 आ जाएगा। इसको 8.0 लिख देंगे। मेक श्योर कीजिएगा कि आप डेसिमल प्लेसेस वगैरह बिल्कुल वैसे के वैसे रखें।
32.5 minus 22.0, इट्स गोना बी 10.5। फिर आपसे क्या कह रहे हैं, 35.5 माइनस 22.0, 13.5। ठीक है, ठीक है जी। तो अल्लाह अल्लाह खैर, चले आपके पास क्या आ गया, टेम्परेचर चेंज आ गया, राइट। आप भले से हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करो या आप टेम्परेचर चेंज की बात करो, ये दोनों जो है ना आपस में कोरिलेटेड है, ये दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएंगे। बिकॉज जब मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर को चेंज कर रहा हूँ तो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंज भी बढ़ रहा है, राइट। ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। नीचे आता है ग्राफ पे, दे आर सेइंग complete a suitable scalar on the y-axis and plot your results for experiment 1 to 5 on figure 2.1. ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट्स। आपको टेम्परेचर चेंज अगेंस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर का करना है। अच्छा देखो, जो टेम्परेचर चेंज है, जैसे योर वाई एक्स वाला केस वॉल्यूम ऑफ वाटर का तो हुआ भाई। अब टेम्परेचर चेंज की अगर बात करते हैं ना, तो बेटा देखो टेम्परेचर चेंज की वैल्यूज हमारे पास कहाँ से कहाँ तक आ रही है, 4 से लेके 13.5 तक आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखें बेटा तो स्केलिंग नहीं हुई हुई, मतलब कुछ वैल्यूज नहीं लिखी हुई ना, तो हमें यहाँ स्केलिंग खुद से करनी है। एंड आई रियली वांट कि हम लोग इस बात को समझे, स्केलिंग इस तरीके से करनी है कि आपके पास मैक्सिमम ग्राफ कवर हो सके, राइट। आपके पास टेम्परेचर चेंज 4.5 से चल रहा है 13.5 तक, राइट। सो व्हाट आई एम गोना डू, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे पास ना ये आ जाए 15, ये आ जाए 15, 15 आ जाए, राइट। अगर बेटा ये 15 आ गया, कितने बॉक्सेस हैं यहाँ, देखे देखे जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओ माय डेज, 14 है, राइट। अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्या इसको 14 कर लेता है, 14 तक भी सही है। पता है क्यों, बिकॉज मैक्सिमम टेम्परेचर तो 13.5 ही है, तो 14 तक का भी सही है, राइट। तो इसकी स्केलिंग कर लें जल्दी से। इसको आप बेटा 1 लिख दो, एंड 1 लिख दो या 1.0 लिख दो एवरेज से, ठीक है। एंड 1 2 3 4 5, इसको 5.0 कर दो, 6 7 8 9 10, इसको 10.0 कर दो, ठीक है। और उसको 14.0 कर दो। स्केलिंग इस तरीके से करनी है कि आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल ग्राफ कवर हो, राइट। हमें वाई एक्सिस पे टेम्परेचर चेंज चाहिए, मैं जल्दी से टेम्परेचर चेंज को लिख देता हूँ। टेम्परेचर चेंज की वैल्यू मेरे पास 4.5 है, फिर 6.5 है, फिर 8.0 है। पहले मेरे पास 4.5 है, फिर 6.5 है, फिर 8.0 है। 8.0 के बाद फिर कौन सी बेटा, 10.5 है एंड 13.5 है। 10.5 है एंड देन वी हैव 13.5। और उसके अपोजिट में मेरे पास वैल्यूज कौन कौन सी हैं, हमें क्या चाहिए था, वॉल्यूम ऑफ वाटर, राइट, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ओके। तो पहले वाले के अगेंस्ट में 40 है, देन 30 है, देन 25 है। ये आपके पास वाई एक्सिस आ गया। अच्छा एक्स को हम वाई के फॉर्म में करते हैं तो अच्छा रहेगा। एक्स एक्सिस पे कौन आएगा, पहले आपके पास 40 आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा। बेटा मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं ऊपर से वैल्यूज को वो कर रहा हूँ ताकि मेरे लिए आसान हो जाए नीचे, ताकि मुझे बार बार ऊपर ना जाना पड़े। 25 आ गया, देन 20 एंड देन 15 आ गया। इसके कोई मार्क्स नहीं है भाई। हाँ जी सर, आपकी स्क्रीन इज लैगिंग, ओ माय डेज, सर आपकी स्क्रीन इज लैगिंग। ऑल राइट, कैन यू हियर मी गाइस, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है क्या, मेरी स्क्रीन लैग कर रही है आप लोग के लिए भी। यस सर, सही है स्क्रीन। आई थिंक सो, सही है बेटा, नेवर माइंड। ये आपके पास एक्स एक्सिस पे आ जाएगा देखो बेटा, और ये आपके पास वाई एक्सिस पे आ जाएगा। पहला पॉइंट क्या है आपके पास, अगर आप देखें, पहला पॉइंट है 40 के अगेंस्ट 4.5, राइट। तो 40 के अगेंस्ट, दिस इज 40, दिस इज योर 4, देखो ये 4.0 है, तो 4.5 यहाँ सेंटर में होगा। तो 40 के अगेंस्ट 4.5 इज समवेयर गोना बी समवेयर लाइक दिस, वो यहाँ कहीं पे आ जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सर्कल भी बना सकते हैं, सर्कल क्रॉस भी बना सकते हैं, राइट। देन देयर सेइंग 30 के अगेंस्ट 6.5, ये 30 आ गया, ये 6 है बेटा, 6.5 इज गोना बी समवेयर राइट हेयर। तो 30 के अगेंस्ट 6.5, देखो अगर आप देखें ना, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में बना रहा हूँ लाइन, तो जरा यू मेक श्योर भाई कि कोई ऐसा मसला ना हो। यूज अ गुड पेन, आई वुड से a good pencil, sorry। 25 के अगेंस्ट 8 बनाना है, 8, 25 के अगेंस्ट दिस इज 8.0, ये एक और डॉट आ गया। देन देयर सेइंग 20 के अगेंस्ट 10.5,
दिस इज 10, दिस इज 11, तो 20 के अगेंस्ट 10.5 is somewhere like this. Yeah. And then last में 15 के against 13.5, right? This is gonna be 13, 13.5 somewhere यहाँ है. So अगर आप देखें ना तो मेरे पास यहाँ पे एक पूरा अच्छा चंक बन गया, राइट? मुझे बताएं ये प्लेसिंग, ये ड्राइंग वगैरह, ये तो सब में, इसमें तो किसी को कोई मसला नहीं है? सबको क्लियर है ये वाली बात? आगे चलूँ, आगे चलूँ? कोई कुछ कह रहा है? नो वे, ओके जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं. ठीक है, अब वो हमसे कह रहे हैं ड्रॉ लाइन ऑफ बेस्ट फिट ना. अब लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाना है. अब ना यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास ये सेटअप है ना, हमने ये वैल्यूज आई होप सो सही लिए हों. लेट मी चेक एज वेल. 13.5 है, 10.5 है, 8.0, 6.5 है, 4.5 है, ये तो सही है. एंड 40, 30, 25, 20, 15, 40, 30, 25, 20, 15, 40 पे है, 30 पे है, या यस यस 25 पे है, 20 पे है, एंड देन 15 के ऊपर है, राइट? तो अब इसमें ना लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी है हमें. तो हम देखेंगे कि मेरे पास मैक्सिमम पॉसिबल जो है ना पॉइंट्स कवर हो. अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स हो रहे हैं, ये 2 पॉइंट्स आ रहे हैं. आई एम गोना गो फॉर दिस थिंग. मुझे ना ये वाला चंक सबसे बेहतर लग रहा है, ये 2 पॉइंट्स. अच्छा देखिए, लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होता है कि समझे आपने ना एक एवरेज ग्राफ लेना होता है कि उसमें मैक्सिमम चंक आपका कवर हो रहा हो. सो यू जस्ट हैव टू थिंक इट लाइक दिस कि आपके पास ना मैक्सिमम चंक जो है ना कवर अप हो रहा हो, दैट्स इट. ये बहुत अच्छा लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनती है जब आप ना इसको पेपर पेंसिल पे करते हैं. तो आई वुड से कि ज़रा इसको अगर हम अभी बनाए ना तो आई एम गोना गो फॉर दिस थिंग. या अगर मैं इन पॉइंट्स को देखूं, दिस इज ऑल्सो गोना बी अ गुड सीन दो. ठीक है, ये भी एक अच्छी पॉसिबिलिटी है, ये भी अच्छी पॉसिबिलिटी, बट आई एम गोना गो फॉर दिस पॉइंट. वैसे अगर इन दोनों पे जाते हैं तो फिर तो बहुत आउट हो जाएगा. नो, ठीक है, ये मेरा ग्राफ बन गया. मैं इसको थोड़ा हल्का सा आगे ले जाऊंगा. अब ना अगर आप देखें ना, आपको बनाना बेसिकली ग्राफ इस तरीके से होना होता है बेटा कि आपके पास ना एक एवरेज आ जाए. अब देखो मेरे पास ना ये 2 सेंटर के पॉइंट है, 1 पॉइंट नीचे आ गया, 2 पॉइंट ऊपर आ गए. तो हाँ सही है, लाइक कोई बहुत बुरे हालात नहीं है, सही हालात में सही ग्राफ है. आप लोगों को बात समझ आ रही है? सर नो, कैन यू हियर मी? जी. देन दे आर सेइंग के extrapolate the line on your graph in figure 2.1 to reduce the temperature change when experiment 1 is repeated with 45 cm cube of water instead of 40. जब मैं 45 cm cube of water से करूंगा तो मेरे पास टेम्परेचर चेंज कितना आएगा? जब मैं 45 cm क्यूब, अब देखो 45 cm क्यूब ऑफ वाटर ये रहा समवेयर, राइट? तो 45 cm क्यूब ऑफ वाटर पे मेरे पास टेम्परेचर चेंज समवेयर यहाँ आ रहा है. तो इस पॉइंट को हम ना इस तरीके से, अच्छा देखें इसको ना आपको इस तरह लेबल भी करना पड़ेगा, लाइक यू कांट जस्ट डू इट लाइक दिस की देख के खुद से. तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 1, 2, 3, 0.3 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो इसका आंसर आ रहा है 0.3 डिग्री सेल्सियस. शो क्लियरली ऑन फिगर हाउ यू वर्कड आउट दिस आंसर. सर 0.3 डिग्री. 0.6 नहीं है. Oh, yes, yes, sorry, my bad. 246, my bad, my bad, my bad. माजरत. स्केलिंग 1 तक की, या 0.6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. ठीक है, 0.6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. कमान, ये देख लें बेटा, ये बस हमने कुछ भी नहीं करा. ये देखो, ये 45 पे ऐसे पॉइंट मार्क करा, ये 45 डिग्री से 45 cm क्यूब पे क्या होगा, और मैंने जो है ना बेसिकली टेम्परेचर चेंज ही बता दिया. ऑलराइट, नीचे आए शाबाश. दे सेइंग द एनर्जी इन जूल्स given out when 2 grams of anhydrous lithium chloride dissolved in is calculated using the equation shown. कि energy given out is equals to
temperature change times 4.2 times volume of water. Calculate the energy given out when 2 grams of anhydrous lithium chloride dissolves in experiment 5. जब आप 2 ग्राम्स को डिसॉल्व करेंगे तो एनर्जी आउट कैसे निकालेंगे? आप देखो आपके पास ना इन एक्सपेरिमेंट 5 कौन सा वाला था बताओ? ये रहा एक्सपेरिमेंट 5 में आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर, डिस्टिल्ड वाटर का वॉल्यूम कितना लिया हुआ है? देखो ये डिस्टिल्ड वाटर का सेक्शन आ गया। एक्सपेरिमेंट 5 में डिस्टिल्ड वाटर आपने 15 cm क्यूब लिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज गोना बी 15 cm क्यूब टाइम्स 4.2। आपके पास ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। टेम्परेचर चेंज कितना आ रहा है एक्सपेरिमेंट 5 का? 13.5 आ रहा है, राइट? तो आपने यहाँ 13.5 से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। एक सेकंड रुकेंगे, आपको जूल्स में चाहिए ना टेम्परेचर चेंज वॉल्यूम ऑफ वाटर, या ओके इसको मल्टीप्लाई करें शाबाश जल्दी से। 13.5 टाइम्स 4.2 टाइम्स 15, आपका आंसर आएगा 850.5। 850.5, तो मैं 850.5 कर रहा हूँ। देखो बेटा ये एनर्जी गिवन आउट का जो फॉर्मूला है ना, ये इन्होंने खुद से बताया हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं करा हुआ इस फॉर्मूले के अंदर। सर कैन यू, आपने नेगेटिव कोरिलेशन, सॉरी मती मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। आप क्या कह रही हैं बेटा? मैंने देखा नहीं आपका चार्ट, आपने आपने जो मैसेज किया था, अब दोबारा रिपीट करना आप क्या कह रही हैं। एनीवेज जो मैं इसका आप लोग को बताया था कि एनर्जी गिवन आउट का फॉर्मूला था टेम्परेचर चेंज 4.2 वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सपेरिमेंट 5 का, तो मैंने वहां से डेटा पिक कट करा, अलग अलग फैसला आंसर कर दिया, इजी सी। ओके, now they're saying estimate the temperature change when experiment 1 is repeated using 4.0 grams of anhydrous lithium chloride instead of 4.2.0, give a reason for your answer। अब देखो मेरी बात सुनो, जब आप ना बेसिकली 2 ग्राम्स की जगह 4 ग्राम्स इस्तेमाल करोगे एक्सपेरिमेंट 1 में, तो आपके पास टेम्परेचर चेंज कितना आएगा? अब आप जब 2 ग्राम्स की जगह 4 ग्राम्स इस्तेमाल करोगे ना, मेरी बात सुने, कैन यू हियर मी गाइस? आप लोग को आवाज आ रही है? यहाँ पे हमारे पास जब हमने 2 ग्राम्स इस्तेमाल किया था ना, तो टेम्परेचर कितना बढ़ रहा था? 4.5 डिग्री तक बढ़ा था, राइट? इजंट इट? यस और नो? 2 ग्राम्स इस्तेमाल करने पे अगर मैं 4 ग्राम्स इस्तेमाल करूंगा, कहने से ये 4.5 का मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है? 9 ग्राम्स होता है, राइट? कहने से 9 डिग्री सेल्सियस, कहने से 9 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा टेम्परेचर, यस और नो? बिकॉज 2 ग्राम्स ऐड करने पे टेम्परेचर कितना बढ़ा? 4.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। 4 ग्राम्स ऐड करूंगा तो टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा? 9 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, राइट? सो हम क्या बोल देंगे कि आपके पास ना इस केस में क्या होगा, उन्होंने आपसे बोला है कि गिव टेम्परेचर चेंज कितना होगा। I'm gonna say temperature will change by will be 9.0 डिग्री सेल्सियस। तो 9.0 तो नहीं बोलेंगे, हमने कैसे इसको रिकॉर्ड करा हुआ है? लेट मी सी, पॉइंट में ही करा हुआ है, राइट? ओके, 9.0 डिग्री सेल्सियस कह देंगे। और रीजन हम इसका ये देंगे कि देखें, एज वी आर यूजिंग डबल mass of as we are using double mass of lithium chloride, so temperature change will also be double। ठीक है, बिकॉज मैं डबल ले रहा हूँ ना, तो फिर मैं जब ट्वाइस ट्वाइस ले रहा हूँ तो फिर वो डबल ही होता रहेगा। करेक्ट? सबको बात समझ आ रही है? सर नो? यस सर। ओके, हतीम आपने जी चार्ट सर। में क्या पूछा था? मुझे वो बात समझ नहीं आई आपकी। सर मैंने ग्राफ कंपेयर किया एक्सेलरेशन। Okay. Now they're saying explain why the results obtained would be more accurate if the beaker used in each experiment was replaced by a polystyrene cup। मतलब पता है वो क्या कह रहे हैं? आपने ना बेटा बीकर लिया हुआ, राइट? आपने बीकर के अंदर वाटर को ऐड करा हुआ था, isn't it? अगर आप इस बीकर के अंदर वाटर की बजाय आप क्या कहते हैं, बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर ना पॉलीस्टाइरीन कप ऐड कर देते हैं। पॉलीस्टाइरीन कप कौन सा होता है बेटा? ये वो नहीं जिसमें शादियों में जिसमें हम चाय पीते हैं, ये वाला कप होता है। अगर मैं पॉलीस्टाइरीन कप को लेके वाटर के अंदर ऐड करता ना बेटा, तो पता है क्या फायदा होता? ये जो पॉलीस्टाइरीन कप है ये बेसिकली हमें काफी इंसुलेशन देता। यहाँ पे पता है क्या हो रहा होगा? यहाँ पे ना लॉस ऑफ हीट बहुत ज्यादा हो रहा होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स कोई इंसुलेशन का सीन ही नहीं है। बट जब पॉलीस्टाइरीन कप ऐड करेंगे, एक तो वो खुद इंसुलेटिंग मटेरियल, फिर यहाँ जो ट्रैप्ड एयर है, इन हिस्सों में एयर भी तो ट्रैप हो जाती ना। ये एयर ट्रैप भी बेटा बेसिकली हमारे पास जो है ना क्या करती, रोल प्ले करती ऑफ इंसुलेशन का। तो हम ये कहते हैं कि देखें, अगर आप ना बेसिकली इसको इस्तेमाल करते हैं ना पॉलीस्टाइरीन को, तो हम कहते हैं कि देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पॉलीस्टाइरीन cup
is a better insulator than glass. जो आपके पास ये ग्लास है ना बेटा, ग्लास बीकर, इससे वो काफी बेटर इंसुलेटर है. एंड एयर ट्रैप्ड बिटवीन glass and cup will also provide insulation. So would also provide insulation. So there would be less heat lost to the surrounding. हाँ पर जो हीट लॉस होगा ना वो लेस हीट लॉस होगा. इस पूरे केस में क्या होगा, विल हैव लेस हीट लॉस टू द सराउंडिंग, क्योंकि आपने बेसिकली एयर ट्रैप की वजह से पूरा सेटअप करा हुआ है. तो आपके पास क्या फायदा होगा कि लेस हीट लॉस होगा. कोई बच्चा ये ना बोले नो हीट लॉस. बेटा आप हीट लॉस को खत्म नहीं कर सकते. हीट लॉस बस थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक हो जाएगा और कम हो जाएगा, बिकॉज एक आपके पास एक्सपेरिमेंट और अच्छा हो जाएगा. इसका फायदा ये होगा कि आप जो मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे ना बेटा वो और ज्यादा आएगा. तो एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी बढ़ी. दैट्स इट. देन दे आर सेइंग explain why using a burette instead of measuring cylinder is an improvement. उसका रीजन मैं आपको बताऊं. ये बात सब बच्चे अपने पास याद रखें कि आपके पास ना मेजरिंग सिलेंडर जो है उसकी एक्यूरेसी बहुत खराब है, वो इतना एक्यूरेट नहीं है. हाउएवर ब्यूरेट की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है. सो हम इसका रीजन ये देंगे कि हमारे पास जो मेजरिंग सिलेंडर है ना, मेन सिलेंडर नहीं, ब्यूरेट, जो ब्यूरेट है ना इज वे मोर accurate than measuring cylinder. ब्यूरेट की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है. अगर आप बहुत ज्यादा प्रिसाइज एक्यूरेट वॉल्यूम मेजर करना चाहते हैं ना, देन यू ऑलवेज शुड गो फॉर ब्यूरेट. ठीक है. अगर आप स्पेसिफिकली 25 cm के मेजर करना चाहते हैं, देन यू शुड ऑलवेज गो फॉर पिपेट. और अगर आप ऐसे चाहते हैं कि बस ऐसे ही पानी को ऐड कर दो, सर हाउ डू वी नो दैट? सर हाउ वुड वी नो द एफ पार्ट? ब्रो देयर इज नो एफ पार्ट. अच्छा ऊपर वाला पार्ट. अच्छा सॉरी दिस पार्ट. आई थॉट नीचे कोई पार्ट है. देखिए इसमें ऐसा है कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास ना यहाँ पे जब आपने बीकर के अंदर पानी को ऐड करें ना डायरेक्ट, तो आप मुझे खुद बताएं क्या हीट लॉस नहीं हो रहा होगा? इजंट इट? यस और नो? लेकिन अगर आप पॉलीस्टाइरीन कप को ऐड करेंगी, तो पॉलीस्टाइरीन कप बेसिकली थोड़ा सा प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि हीट लॉस मिनिमलिस्टिक होता है. ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ना, हम इसको एएस के अंदर भी करते हैं. तो वहां पे हम पॉलीस्टाइरीन कप को, और जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हम पॉलीस्टाइरीन कप को ऐड ही इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ताकि आपके पास ना हीट लॉस टू द सराउंडिंग कम से कम हो. आप मुझे बताएं, मैं आपसे कहता हूँ हतीम, आप ऐसा करें, बहुत गर्म चाय पकड़े, ठीक है बेटा, और ना एक शीशे के ग्लास में डालें और फिर उस ग्लास को होल्ड करें. दूसरे केस में आप वो बहुत गर्म चाय पकड़ें और वो शादी वाला जो ग्लास है ना, जिसमें शादियों में जो पॉलीस्टाइरीन कप है, उसमें ऐड करें. और दोनों ऐसा करें कि अपने एक हाथ से बेटा एक वो शीशे वाले ग्लास को पकड़ो, एक हाथ से आप ना उस कप को पकड़ो. तो किस ग्लास कहाँ पे आपको फील होगा कि बहुत ज्यादा हाथ गर्म लग रहा है? ऑफकोर्स जो शीशे वाला ग्लास होगा ना वो आपको बहुत हॉट फील होगा. सर दोनों हाथ जल जाएंगे. नो 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 वे. जो वो वाला ग्लास कप होगा ना, क्या नाम है, पॉलीस्टाइरीन वाला, उसमें आपको इतना ज्यादा जो है ना हॉट फील नहीं होगा. लेकिन जो शीशे वाला ग्लास है ना उसमें वाकई हाथ जल जाएगा, बिकॉज इतना ज्यादा गर्म चाय होगी. तो जो ग्लास है ना वो इतना अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं है, वहां से हीट एनर्जी फौरन ट्रैवल कर जाएगी. बट पॉलीस्टाइरीन कप, शादियों में ग्लास वाले कप क्यों नहीं होते? वो वाले कप इसलिए क्यों होते हैं? बिकॉज एक तो वो सस्ते भी हैं, और दूसरा ये कि उनसे ना आपको गर्म नहीं लगती चाय, मतलब आप आराम से उसको बआसानी पकड़ सकते हैं, बिकॉज वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल से बना हुआ है. ओके जी, तो ये थोड़ी सी सेटिंग है बेटा. गॉट इट? सबको क्लियर है? आगे चलें, लास्ट पार्ट पे आते हैं. दे सेइंग एक्सप्लेन व्हाई स्टैंडिंग द बीकर इन अ वाटर बाथ इज नॉट एन इम्प्रूवमेंट. बेसिकली यहाँ पे ना एक छोटी सी बात है. मैं आप लोगों को ट्रेसर और वाटर बाथ दिखाता हूँ इंशाल्लाह आफ्टर दिस. बट वाटर बाथ में क्या होता है कि आपके पास ना वाटर बाथ का मेजर मकसद क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ. वाटर बाथ का ना जो पर्पस होता है वो क्या होता है? टू कीप टेम्परेचर कांस्टेंट. वाटर बाथ का मेन मकसद क्या होता है कि आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होता है. ठीक है. क्या रखना होता है बेटा? टेम्परेचर को कांस्टेंट. मतलब अगर आप ना किसी भी एक्सपेरिमेंट को इन वाटर बाथ करेंगे ना, तो आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. बट यहाँ तो बेटा हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखना ही नहीं चाहते.
ठीक है, यहाँ हम टेम्परेचर क्या करते हैं, कांस्टेंट रखना ही नहीं चाहते, यहाँ हम चाहते हैं कि टेम्परेचर हमारे पास क्या हो, चेंज हो, इजंट इट। अगर आप देखो ना, यहाँ पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज ही हो रहा है ना, यस और नो। तो यहाँ तो हम बेटा वाटर बाथ ऐड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो है ना, क्योंकि अगर हम वाटर बाथ ऐड करेंगे तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो हम ये काम नहीं चाहते। करेक्ट। तो मैं इसके आंसर को ये लिखूंगा कि वाटर बाथ will keep the temperature constant. However, in experiment, we need to, we want to record change in temperature. मुझे चेंज इन टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना है। ऑलराइट, बात समझ आ रही है आप लोगों को, यस और नो, सबको क्लियर है? इन द नेक्स्ट पार्ट दे सेइंग, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं जल्दी से, शाबाश। स्टूडेंट टेस्ट 2 सॉलिड जे एंड सॉलिड के। हमारे पास 2 सॉलिड हैं बेटा, एक सॉलिड जे है, एक सॉलिड के है, हमें उसको टेस्ट करना है। ऑलराइट, दे सेइंग टेस्ट ऑन सॉलिड जे। सॉलिड जे इज आयरन 3 आयोडाइड, मतलब यहाँ पर उन्होंने हमें खुद से बता दिया कि सॉलिड जे कौन है, आयरन 2 आयोडाइड है, सॉरी आयरन +2 है, आयोडीन बेटा 1- होता है, सो इट्स बेसिकली FeI2। दे आर सेइंग द स्टूडेंट डिसॉल्व सॉलिड जे इन वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशन जे, मतलब उन्होंने बेसिकली आयरन 2 आयोडाइड को पानी के अंदर डाला और सॉल्यूशन जे बना दिया। देन दे आर सेइंग सॉल्यूशन जे इज डिवाइडेड इनटू 4 पोर्शंस, फिर हमने उसको 4 पोर्शन में डिवाइड किया। To the first portion of solution J, the student adds aqueous sodium hydroxide dropwise and then in excess। हमने क्या करा, इसके अंदर aqueous sodium hydroxide को पहले dropwise ऐड करा और फिर मैंने क्या करा, उसको excess के अंदर ऐड कर दिया। वो कह रहे हैं ऑब्जर्वेशन व्हेन एडेड dropwise, जब आप बेसिकली aqueous sodium hydroxide को ऐड करेंगे ना dropwise। अब मेरी बात सुने बेटा, यहाँ पे ना आपके पास बेसिकली Fe2+ है ना, तो हम जरा जल्दी से नीचे आते हैं टेबल पे और उसको देख लेते हैं। ऑफकोर्स ये टेबल का आप लोगों को फायदा हो जाएगा इस पेपर में। Fe2+ जो है आपके पास बेसिकली एक्वस हाइड्रोक्साइड वाला टेस्ट का है, ये रहा। सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला टेस्ट ये रहा बेटा, देखो ठीक है। एंड यहाँ पे Fe2+ का आपके पास बेसिकली ग्रीन प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, और जब आप एक्सेस के अंदर ऐड करोगे, ठीक है, जब आप एक्सेस के अंदर ऐड करोगे तो इट्स गोना बी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। ओके, आपके पास क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल इन एक्सेस हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ मेंशन कर देंगे। जी बेटा, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। यहाँ पे आप लिख दें कि यू विल हैव ग्रीन precipitate and it's gonna be insoluble in excess, ठीक है। Then they are saying to the second portion of solution J, the student adds 1 cm³ of dilute nitric acid followed by few drops of aqueous barium nitrate। मैंने यहाँ बेरियम नाइट्रेट को ऐड कर दिया। ऑलराइट, की ऑब्जर्वेशन क्या है, अब देखो मेरी बात सुनो, आप जो ये बेरियम नाइट्रेट को ऐड कर रहे हो ना बेटा, इसका तो कोई सेटअप ही नहीं है। उसका रीजन पता है क्या है, मैं अगर आप लोग को बताऊं, अगर आप लोग अच्छा देखें, जिस बच्चे ने मेरी वाली क्लास नहीं दी थी ना, जिसमें मैंने कैटायन एनायंस की एनालिसिस बताया था, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आए ना, यहाँ आपके पास आयोडाइड आइन है। आयोडाइड आइन का क्या सीन होता है, आप एसिडिफाइड बेसिकली क्या नाम है, एसिडिफाइड कह रहा हूँ, आप नाइट्रिक एसिड को ऐड करते हो एंड देन यू ऐड सिल्वर नाइट्रेट, ताकि आपके पास बेसिकली AgI प्रोड्यूस होता है, जिसका आपको येलो प्रेसिपिटेट नजर आए। इन्होंने यहाँ AgI यहाँ पे पता है क्या करा है, यहाँ पे इन्होंने ना सिल्वर नाइट्रेट की जगह पता है क्या ऐड कर दिया, देखो असल टेस्ट के अंदर यू नीड टू, यू आर सपोज टू ऐड सिल्वर नाइट्रेट, बट इन्होंने पता है यहाँ पे क्या ऐड करा है, इन्होंने यहाँ पे ऐड करा है आपके पास बेरियम नाइट्रेट। तो जब बेरियम नाइट्रेट ऐड करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे यू गोना से दैट नो चेंज विल अकर, नो चेंज विल अकर। गॉट इट, सबको बात समझ आ रही है, यस और नो? Now they are saying to the third portion of solution J, the student adds 1 cm³ of dilute nitric acid followed by a few drops of silver nitrate। अब जब मैं सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करूंगा तो मुझे येलो प्रेसिपिटेट नजर आएगा। ऑब्जर्वेशन क्या होगी, आई सी येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। देन दे आर सेइंग टू द फोर्थ पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन, आप फोर्थ पोर्शन बेसिकली आपको येलो प्रेसिपिटेट नजर आएगा सिल्वर आयोडाइड का। ऑलराइट, देन दे आर सेइंग टू द फोर्थ पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन J, the student adds 1 cm³ of aqueous chlorine। जब आप aqueous chlorine को ऐड करेंगे तो क्या होगा, अब जरा देखिएगा बेटा,
आपके पास बेसिकली जब आप क्लोरीन को ऐड करेंगे ना Fe2 के अंदर, तो आपके पास बेसिकली, क्योंकि क्लोरीन देखो ऊपर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बिकॉज क्लोरीन मोर रिएक्टिव है ना, तो बेटा वो क्या करेगा, वो इसको डिस्प्लेस कर देगा। यू विल हैव FeCl2 प्लस I2, तो आपके पास I2 एक्वस बाहर आ जाएगा। तो एक्वस आयोडीन का आपको पता है क्या होता है, यू विल हैव अ ब्राउन सॉल्यूशन, राइट। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास वी विल सी एन ऑरेंज ब्राउन सॉल्यूशन, बिकॉज आपके पास ये जो प्रोड्यूसर है ना, इसका कलर होता है ऑरेंज ब्राउन, ऑरेंज ब्राउन सॉल्यूशन। ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन है, यू कैन ऑल्सो से कि दैट द सॉल्यूशन विल टर्न ऑरेंज ब्राउन। ठीक है, कि आपका जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, ऑरेंज ब्राउन कलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात होती है हमारे पास। गॉट इट, सबको बात समझ आ रही है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देन देर सेइंग, किसी को कोई पार्ट समझना है मुझे फॉरन देन एंड देर पूछें। देन देर सेइंग टेस्ट ऑन सॉलिड के। फिगर 3.1 shows the test that the student observation for solid K. Solid K में क्या हो रहा है, कैरी आउट अ फ्लेम टेस्ट इन सॉलिड K, लाइलिक कलर इज फॉर्म्ड। बेटा लाइलिक कलर किसका होता है मुझे बताओ। पोटेशियम। पोटेशियम का, पोटेशियम का होता है ना। हाँ, आई वॉज नॉट वेरी श्योर दो, बट चलो अच्छा है आपने बोल दिया तो यही होगा। देन दे सेइंग द रिमेनिंग सॉलिड K इज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशन K। ठीक है, मतलब जो रिमेनिंग सॉल्ट था मैंने उसको डिजोल्व किया ताकि सॉल्यूशन के बना दूं, और सॉल्यूशन के को डिवाइड किया इन 2 पोर्शंस। देन दे आर सेइंग टू द फर्स्ट पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन के इन अ बॉइलिंग ट्यूब add 1 centimeter cube of aqueous sodium hydroxide, warm the product and hold damp red litmus paper at the mouth of the boiling tube. The damp red litmus paper turns red. आपके पास the damp litmus paper remains red, मतलब कि वो रेड था बेटा, वो रेड ही रहा, वो ब्लू कलर का नहीं हो। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर वो रेड था वो रेड ही रहा, इसका क्या मतलब है कि आपके पास यहाँ पे ना वी डू नॉट हैव बेसिकली अमोनिया माइन, बिकॉज बेटा ये जो टेस्ट है ना बेटा, ये अमोनिया माइन का टेस्ट है। दिस इज द टेस्ट फॉर अमोनिया माइन। ठीक है, अगर अमोनिया माइन होता ना तो बेटा ये आपके पास रेड से बेटा ब्लू हो जाता, बट ये रेड का रेड ही रहा ना, तो इसका पता क्या मतलब है कि वी डोंट हैव एनी अमोनिया माइन, हमारे पास अमोनिया माइन नहीं है। नीचे वाले पे आए, टू द सेकंड पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन के इन अ बॉइलिंग ट्यूब add about 1 centimeter cube of aqueous sodium hydroxide and a piece of aluminium foil. अब यहाँ पे आपने एल्यूमिनियम फॉइल को ऐड करो विद aqueous sodium hydroxide. When the mixture warm the mixture and test any gas given off, तो इसमें क्या हो रहा है, effervescence is seen and damn little paper turns blue. इसका पता है क्या मतलब है कि आपके पास यहाँ पे नाइट्रेट जो है ना, वी हैव नाइट्रेट आइन ओवर हियर, NO3 माइनस। जो मैंने वो 2 रिकॉर्डिंग्स अपलोड करी हुई ना जो हमने उस दिन क्लास की थी, दैट वाज रियली रियली इंपॉर्टेंट, और उसमें हमें ये चीजें समझ आएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पास नाइट्रेट आइन मौजूद है। अब हम इसकी कंक्लूजन को लिखेंगे। स्टेट द कंक्लूजन अबाउट सॉलिड के दैट यू कैन मेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन इन टेस्ट 2। टेस्ट 2 की ऑब्जर्वेशन से हम ये बात बता रहे हैं कि वी डोंट हैव एनी अमोनिया माइन देयर, वी डो नॉट हैव, या वी डो नॉट नहीं बोले, अब बोले इट डजंट हैव ammonium ion. Then they're saying identify the gas given off in step 3, test 3. टेस्ट 3 में बेटा आपके पास कौन सी गैस रिलीज हो रही है, अमोनिया गैस रिलीज हो रही है। ये बेसिकली मैं कैसे बता रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दीज 2 थिंग्स। ये देखो, एक ये नाइट्रेट आयन का टेस्ट पढ़ो, पहले ये अमोनियम आयन का टेस्ट पढ़ो, और एक नाइट्रेट आयन का टेस्ट पढ़ो। अगेन बेटा अगर आप सिर्फ इस टेबल से याद करेंगे ना बेटा चीज़ों को, तो आप लोग को इतने मजे से समझ भी नहीं आएगा। बेहतर तरीका क्या है, जो मेरे नोट्स है ना उनसे देखें, आपको बेहतरीन सीन हो जाएगा इंशाल्लाह। ऑलराइट, तो यहाँ अमोनिया गैस रिलीज हो रही है। देयर सेइंग आइडेंटिफाई सॉलिड के। अब सॉलिड के में देखो बेटा, ऊपर पोटेशियम था, नीचे नाइट्रेट था, तो पोटेशियम और नाइट्रेट मिलके क्या बना देंगे, पोटेशियम नाइट्रेट बना देंगे। तो आप यहाँ कह देंगे कि हेयर वी हैव KNO3, हेयर वी हैव, आप ऐसे लिख दोगे कि देखिए हमारे पास ना वी हैव पोटेशियम आइन एंड नाइट्रेट आइन, सो पोटेशियम नाइट्रेट HNO3, मतलब कि पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट इज प्रेजेंट।
ठीक है बेटा। तो ये कोर सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, यकीन माने सेम पैटर्न में सवाल आएगा। सिर्फ शुरू के दो सवालों में कुछ ऐसा सेटअप है। अब देखो इस पेपर के अंदर ना कोई मोल्स का पार्ट नहीं है ना, राइट। इन्होंने बेसिक चंक को और वो किया हुआ है, इस्तेमाल किया हुआ है, तो ठीक है। बेसिक एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है और हमारे पास ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो ठीक है, अच्छा है, इसमें कोई मोल्स का वाला पार्ट नहीं है। बट क्या पता हमारे पास जो है ना मोल्स वाला पार्ट आ जाए। तो ये शुरू के दो क्वेश्चन में फंसला है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना वो पक्का यही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में बिल्कुल 110% यही आएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटा ये एक्सपेरिमेंटल नॉलेज वाला आएगा, जो हमने ऑलरेडी करा हुआ होगा इस टाइप का। तो उसको जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। शाबाश, जल्दी से आ रहे हैं। देन देर सेइंग, यहाँ पे आता है। मुझे पहले बताओ सबको ये वाला क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर दिस वन, क्वेश्चन नंबर विच इज दिस, क्वेश्चन नंबर 3 सबको क्लियर है ना बेटा? यस और नो? ओके जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इसको आराम से देखेंगे इंशाल्लाह। ओ लेवल्स का पेपर रात को करेंगे 9 से 10, कोई मसला ही नहीं है, इजी सीन है बेटा। 9 से 10 में फ्री हूँ। मैग्नीशियम सल्फेट इज अ सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, वो आपसे कह रहे हैं गाइस, प्लीज प्लीज बी विद मी, ओके, सही से सुनेंगे। मैग्नीशियम सल्फेट इज अ सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज कि हाँ भाई ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर है, हमें वैसे मालूम ही है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इज द मास वेट। बेसिकली हमने ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया था पहले, जो मैंने टॉपिकल की पीडीएफ आप लोगों से सॉल्व करवाई थी, मतलब जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो हमने उसमें ऑलरेडी कर लिया था। बट इसको डिस्कस कर लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। दे आर सेइंग मैग्नीशियम सल्फेट इज अ सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर, वो बेसिकली पानी में डिसॉल्व होती है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट इज द मेजर ऑफ द सॉल्ट इन ग्राम्स दैट डिसॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट क्या होता है कि कितना आपके पास सॉल्ट बेसिकली डिसॉल्व होगा इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। ऑलराइट, then they're saying plan an investigation to determine the solubility of magnesium sulfate in water at 50 degrees Celsius. Your plan must include how the solubility of magnesium sulfate in grams per 100 centimeter cube of water can be found. आपको बेसिकली ये फाइंड करना है आसान अल्फाज में। बेसिक आपका जो है ना काम क्या है, आपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यू हैव टू टेक 100 cm क्यूब ऑफ वाटर एंड देन यू हैव टू मेंटेन दैट वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी लिया और फिर आपने मेक श्योर करना है कि उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस ही रहे। और फिर आपने ये देखना है कि कितना ग्राम्स ऑफ जो है ना मैग्नीशियम सल्फेट वहां पे जो है ना उसके अंदर इस पानी के अंदर डिजोल्व होगा। तो इफ यू रिमेंबर हम लोग थोड़े से पोर्शन थोड़े थोड़े मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट को ऐड कर रहे थे। हम इतना ऐड करते कि हमारे पास एक पॉइंट आया था कि मजीद मैग्नीशियम सल्फेट डिजोल्व नहीं हो रहा था। और फिर हम क्या कर रहे थे कि जो आपके पास बचा हुआ मास था उसको बाहर निकाल रहे थे, और जितना मैस हमने ऐड किया था उन दोनों को रख के सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो हमें पता चला था कि हाँ भाई 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट डिजोल्व होगा, राइट? यस और नो? ये बात याद है आप लोगों को? ये पूरा केस करा था। और इसके अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि आपने एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को पहले लिखना है, नीचे आपने एंड में कंक्लूजन वगैरह सारी बातों को उसके अलॉन्ग द वे 2 लाइन छोड़ के आपने एंड के अंदर जो है ना अलग से मेंशन करना है कि आपने किन किन apparatus को इस्तेमाल करना है। इफ यू सी हमने क्या बात की थी कि मेजर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर बाय यूजिंग ब्यूरेट एंड प्लेस इट इन अ बीकर। 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर को मेजर करा है और फिर उसको जो है ना हमने बेसिकली ब्यूरेट से मेजर करके बीकर के अंदर रख दिया। नाउ बाय यूजिंग अ बंसन बर्नर हीट द सॉल्यूशन अंटिल इट्स टेम्परेचर रीचेस 50 डिग्री सेल्सियस। मैं बंसन बर्नर से हीट करूंगा और फिर आई मेक श्योर कि जो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। देन we will have to given constant heat supply, we'll have to give we will have to give constant heat supply। मुझे constant heat supply देनी पड़ेगी to make sure that the temperature of the water is maintained at 50 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा कि मैं बंसन बर्नर को बंद नहीं करूंगा। मैंने पहले बंसन बर्नर से हीट करके पानी को जो है 50 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया था, राइट? मैं उसको बंद नहीं करूंगा, मैं उसकी आंच को लेकर उसकी जो फ्लेम है उसको ऐसे सेट करूंगा कि टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रहे। बिकॉज अगर मैंने फ्लेम को हटा दिया तो टेम्परेचर तो बेटा कम होना शुरू हो जाएगा, इसलिए तो आई मेक श्योर कि टेम्परेचर ड्रॉप ना हो। नाउ आई एम गोना ऐड एक्सेस नॉन mass of magnesium sulfate। मैं नॉन mass of magnesium sulfate को ऐड करूंगा एंड डिसॉल्व इट बाय स्टीयरिंग द मिक्सचर बाय स्टीयरिंग रॉड। और फिर मैं स्टीयरिंग रॉड से उसको मिक्स करता रहूंगा। ऐड मैग्नीशियम सल्फेट इन पोर्शंस, हम उसको पोर्शन के अंदर ऐड करेंगे बिकॉज हमने ये बात की थी कि पोर्शन के अंदर ऐड करने से वो इवनली डिसॉल्व होता है। ऐड मैग्नीशियम सल्फेट इन पोर्शंस एंड डिसॉल्व इट, विल स्टॉप एडिंग मैग्नीशियम सल्फेट अंटिल इट स्टॉप्स गेटिंग डिसॉल्व। हम लोग बेसिकली उसको ऐड करते रहेंगे। फिर जैसे हमें नजर आएगा ना कि सर अब मैंने जब मैग्नीशियम सल्फेट ऐड करा है अब वो मजीद डिसॉल्व नहीं हुआ, तो फिर मैं उसको ऐड करना बंद कर दूंगा। मैं बोलूंगा बस इतना ही मुझे ऐड करना था। नाउ रिमूव द बंसन बर्नर एंड फिल्टर द सॉल्यूशन टू रिमूव एक्सेस मैग्नीशियम सल्फेट। अब मैं बंसन बर्नर को रिमूव करूंगा बेटा और फिल्टर कर लूंगा जो है ना एक्सेस मैग्नीशियम सल्फेट को विच वाज इनसॉल्युबल एंड बाय यूजिंग द टॉप एंड बैलेंस। फिर मैं क्या करूंगा बेसिकली
देखो जब वो मेरे पास डिजोल्व होना बंद हो जाएगा ना, तो मैं बंसन बर्नर को रिमूव करूंगा, फिल्टर करके जो एक्सेस मैग्नीशियम सल्फेट है उसको बाहर निकाल दूंगा, एंड बाय यूजिंग द टॉप पेन बैलेंस मैं मेजर करूंगा द मास ऑफ द रेजिड्यू कि मेरे पास कितना जो है ना बेसिकली रेजिड्यू बाहर आया है, एंड देन आई एम गोना सब्ट्रैक्ट दिस मास बाय द इनिशियल रिकॉर्डेड मास टू ऑब्टेन द मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट व्हिच वाज डिसॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस व्हिच इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, सो ये पूरा आपके पास सेटअप होगा। इस पूरे सेटअप के अंदर आपको स्टैंड की Sir, नीड है, बीकर की नीड है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। why do we have to filter? देखें, आपको ना क्या मालूम करना है नूर, कि कितना मैग्नीशियम सल्फेट डिसॉल्व हो रहा है इन 100 सीएम क्यूब, राइट? यस और नो? Yes. तो पता है क्या हो रहा है, मैं पानी के अंदर ना, यहाँ इस पानी के अंदर मैं मैग्नीशियम सल्फेट को ऐड करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ। लेट्स से मेरा प्लान था कि मैं 15 ग्राम्स ऐड करूंगा, ओके, मैग्नीशियम सल्फेट को, बट मैं उसको पोर्शन में ऐड करूंगा। फर्स्ट आई एम गोना ऐड 2 देन 2 देन 2 एंड सो ऑन। एंड लेट्स से जब मैंने लास्ट क्यूब ऐड करा ना, जैसे लास्ट 2 ग्राम्स को ऐड करा, देन आई सॉ कि वो 2 ग्राम्स जो है ना पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हुआ, ओके। तो अब ना मुझे पता चल गया कि सर मैंने लास्ट का जो मैथ ऐड करा है ना वो मेरे पास डिसॉल्व नहीं हुआ। तो अब पता है क्या होगा, कि मैं ये बोलूंगा कि सर इस पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर मैंने 15 ग्राम्स मैग्नीशियम सल्फेट को ऐड करा है, बट आई वांटेड टू नो कि कितना ग्राम्स एक्चुअली पानी के अंदर डिसॉल्व हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, पानी के अंदर जो मैग्नीशियम सल्फेट बच जाएगा ना बेटे, मैं उसको फिल्टर आउट कर लूंगा। जब पानी के अंदर बचा हुआ बेसिकली मैग्नीशियम सल्फेट होगा, जब मैं उसको फिल्टर आउट कर लूंगा, लेट से मेरे पास आता है कि मेरे पास 3 ग्राम्स फिल्टर होके बाहर आ गया, तो कहने से अब मैं 15 - 3 करूंगा तो 12 आंसर आ जाएगा। तो मतलब क्या होगा कि सर आपके पास 12 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट बेसिकली 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है ना 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहा है। यस और नो? Yes, sir. Okay. हमें फिल्टर करना इसलिए पड़ेगा ताकि मुझे पता चल जाए कि कितना मेरे पास डिसॉल्व नहीं हुआ, सब्ट्रैक्ट इतना करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा ताकि मुझे पता चल जाए कि इनिशियल मास में से कितना मास मेरे पास डिसॉल्व हो चुका है। ऑलराइट, डज दैट मेक सेंस? यस और नो? Yes. यस। सबको समझ आ रही है बात? ठीक है, इस आंसर को मैं आप लोगों के साथ ही लिखता, बट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करा दिया था, तो मैंने कहा इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। गॉट इट? सो दिस इज द होल सीन। इसको जरा देख लें एक दफा। वी आर डन विद दिस पेपर। दिस इज May June 2025 पेपर 6 पेज 2।